नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज का टक्कर का फ्राइडे एडिशन। और टक्कर के आज के एडिशन में हम सीधे तौर पर बात करेंगे बिहार इलेक्शन की और देश में चल रहे राजनीति के ज्वलंत मुद्दों की। तो आज की इस बड़ी पब्लिक डिबेट में आपका स्वागत है। 14 नवंबर को किसका नंबर लगेगा, आज के इस बड़े ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। बिहार के चुनाव में क्या होगा, कौन से मुद्दे हावी होंगे, कौन से मुद्दे पीछे होंगे, आज उसकी बात। वंदे वंदे बिहार की सियासी जंग अब खुलकर वोट बैंक के मुद्दे पर आ गई है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस आरजेडी सिर्फ तुष्टीकरण के नाम पर घुसपैठियों के समर्थन में खड़े हैं। आरजेडी कांग्रेस को जब जब मौका मिला है, ये घुसपैठियों को पिछले दरवाजे से भारत का नागरिक बनाने में लगे रहे। ए राहुल बाबा को बिहार नहीं पूरे देश में रैली निकालने दो, घुसपैठिया बचाओ रैली। राहुल बाबा, हम देश से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालेंगे। विपक्षी गठबंधन इस बात पर भी घिर रहा है कि करीब 3% वाली मल्लाह आबादी वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। करीब 14% वाले यादव समुदाय से आने वाले तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया। तो फिर 18% वाले मुस्लिम समाज को इग्नोर क्यों किया गया? हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% हैं। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब हुआ। अब जो लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, उनके तेलंगाना में जो है वो क्यों नहीं उन्होंने उस समय जो है जिसके साथ वो खड़े होकर के चुनाव लड़ रहे थे तो वो ज्ञान दिया था। जो एक वहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे उनको भी हटवा दिया। इस बीच वंदे मातरम और जन गण मन पर भी भारी सियासी उबाल है। पीएम मोदी ने वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर डाक टिकट और सिक्का जारी करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। 1937 में पंडित नेहरू की अगुवाई वाली कमेटी ने वंदे मातरम के 7 में से 5 छंदों को हटा दिया था। उधर अखिलेश यादव की पार्टी के विधायक अबू आजमी मुस्लिम समुदाय के लिए लगातार वंदे मातरम का विरोध करते रहे हैं। तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने अबू आजमी के घर से 100 मीटर की दूरी पर वंदे मातरम का गीत गाया। इन्होंने वंदे मातरम को विरोध किया है, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे ऐसा कहा है। इसीलिए हमने उस कार्यक्रम का आयोजन उनके घर के नजदीक किया कि अगर इस देश में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। इस भूमि का नमन और वंदन करने की आपत्ति इस देश के किसी भी नागरिक को नहीं होनी चाहिए, अबू आजमी को भी नहीं होनी चाहिए। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष की हर सियासी चाल मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर तय होती है? आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चुनावी चाल, वोट बैंक का सवाल। तो आज बड़े मुद्दे आपके सामने हैं, लेकिन मेहमान कौन कौन से हैं, आइए परिचय करा देते हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता फराज किदवई साहब का, सोमनाथ भारती पूर्व लॉ मिनिस्टर हैं, 2 टाइम के एमएलए हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सतीश के सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मनोज सिंह हैं, मैट्रिक्स के चेयरमैन हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। और मेरे युवा मित्रों का, जनता जनार्दन का जोरदार स्वागत है। आइए बता देते हैं आज की बहस का एजेंडा क्या है। एसआर यानी एसआईआर, सर पर लड़ाई तथ्यों और घुसपैठियों पर आई है। क्या वाकई ये तथ्यों की बात है या ये पूरी की पूरी लड़ाई
घुसपैठियों की है, जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने बोला। तुष्टीकरण वाला कबूलनामा जो रेवंत रेड्डी ने करा, और बाकी सेकुलरिज्म कांग्रेस का और विपक्षी दलों का दिखावा है, और वंदे मातरम पर तनाव बंटवारे का है ये दाव, ये भी बात है। तो ये 3 आज के बहस के एजेंडे हैं। तो जोरदार इस चर्चा में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुधांशु त्रिवेदी, मैं ओपनिंग रिमार्क्स आपको देता हूं 60 सेकंड के लिए, और आपसे जानने की कोशिश करता हूं, आखिरकार एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों की पूरी को बचाने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जिसे एटम बम और हाइड्रोजन बम कहते हैं, ये बड़ा किस्सों में आ रहा है, जबकि बम का धमाका तो एक ही बार में होता है। देखिए, वो पहले गए थे मलेशिया, वहां गए थे, मलेशिया में भी लंकावी गए थे। आप में से किसी को पता है कि लंकावी जाने के पीछे क्या था? वहां पे भी एक भारतीय नागरिक रहता है जो भारत से निष्कासित है, शांति का मसीहा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया। अब ये महज संयोग था, कोई बात नहीं, लौट के आए, उन्होंने कहा मैं धमाका करूंगा, फिर इतना सा बोला। अब शक ये होता है कि शायद जितना दिया गया बाहर से उतना आके बोल दिया। फिर गए कोलंबिया और लौट के आए, फिर उनको बताया गया इतना, शायद अब उतना बोल दिया। इसको लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। और मजे की बात ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? भाई साहब, चुनाव है बिहार का और वो हरियाणा पे बता रहे हैं। ऐसा लगता है राजद में तो एक कोई हरियाणा वाले आ गए हैं जो बिहार में हस्तक्षेप करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब लगता है कांग्रेस में भी कोई हरियाणा वाला आ गया जो बिहार में आके बता रहा है। मगर हरियाणा की भी बात छोड़िए, बताइए, हरियाणा का कोई नेता नहीं बोल रहा इसके बारे में, ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसा ही पहले कर्नाटक के बारे में किया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना सीएम ने बोला, डिप्टी सीएम ने बोला, ना प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से। तो राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? उनके प्रदेश के नेताओं से ज्यादा समझदार वो हैं। और न कर्नाटक के बारे में कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हुई, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में हुई। दिल्ली में स्टेज सेट किया जाता है, बार बार फ्यूज हो चुके एक मिसाइल को बार बार लॉन्च करने में। और मैं ये भी कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, अम्मा मियां, आपकी तो सरकार हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पाई थी। मैं विनम्रता और चुनौती से दर्शकों से कहता हूं, 1974 का जो परमाणु विस्फोट था, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने बम बनाया। उसने कहा जी हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। 98 में जो वाजपेयी सरकार ने कहा था, हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। ये दोनों में अंतर था, और हमने उसमें हाइड्रोजन बम भी किया था। अब आते हैं इसके ऊपर। भाई साहब, डर उनको लग रहा है जिनके अरमान उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो देश को लेकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत के वोटर पे बात करते हैं, दूसरे देश के वोटर पे बात ही नहीं करते हैं। यानी कारण क्या है? हमारे यहां तो नेता भी विदेश से आ जाते हैं, विदेशी मूल के भी आ जाते हैं, और वोटर भी विदेशी मूल के आ जाते हैं, और देश के अंदर लड़ाई करवाने की व्यवस्था कराते हैं। और मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस ने एसआईआर के लिए किया है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो तो बात पूरी तरीके से और साबित हो रही है कि और ज्यादा आवश्यकता है। परंतु मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आपने जितनी बातें की उसमें आधी तो फर्जी निकल गई। और यह भी एक मजेदार बात सोचिए, वो ब्राजीलियन मॉडल, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी ने पूछा एनीबडी कैन गेस हु इज शी, तो कोई पत्रकार नहीं बता पाया। तो पहले बताइए, राहुल गांधी जी की टीम में कौन था जो ब्राजीलियन मॉडल को पहचानता था? जी, ये वही पहचानेगा जो कोलंबिया से लेकर ब्राजील तक घूमता था। जी। तो इसीलिए मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके लगातार बम वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान का एक मंत्री था ना जो कहता मेरे पास पाव पाव भर के बम है, वो अब्दुल राशिद नाम था। तो ये छटाक भर का जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है और बार बार आकर अपनी बेइज्जती करवाई है, तो उसके लिए एक पंक्ति बस कहना चाहता हूं जो कांग्रेस कर रही है एसआईआर पे या विपक्षी दल, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता है। फराज किस भाई, आखिरकार ये वोट बैंक बचाने की लड़ाई है, घुसपैठियों को बचाने की लड़ाई है। अमीर जी, ये वोट बैंक को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। ये देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। ये देश के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की लड़ाई है। और अभी आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की कि 14 नवंबर को किसका नंबर आएगा। सुधांशु जी की मैं एक बात से सहमत हूं कि यहां पर बिहार की बात होनी चाहिए। अमीश जी, 14 नवंबर को किसका नंबर आएगा? और सुधांशु जी, आपकी पंक्तियों के लिए 4 पंक्तियां मेरी तरफ से भी अर्ज है कि तेरे उरूज के ऊपर जवाल आएगा, रगे अवाम में अब तो उबाल आएगा। जनाब, 14 नवंबर को देख लेना तुम, शपथ के वास्ते लालू का लाल आएगा। ओके, आप देखिएगा 14 नवंबर को। अमीर जी, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि लालू का लाल आएगा?
भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो एनडीए की सरकार चल रही है, हम कुछ बोले तो वो गलत, आम आदमी पार्टी कुछ बोले तो गलत, कांग्रेस बोले तो गलत, लेकिन अगर चिराग पासवान बोलते हैं कि आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट, तो यह गलत है कि सही है? सुधांशु जी आप बताइएगा। मोदी जी के हनुमान जी, केंद्र में मंत्री चिराग पासवान जी बोलते हैं कि मुझे बिहार की सरकार को सपोर्ट करने में शर्म आती है, तो जब मोदी जी के मंत्री ये बोलेंगे तो इस देश की जनता भी बोलेगी कि नीतीश कुमार जी के शासन में, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, उस सरकार को देख करके बड़ी बात बोल दी, लालू का लाल आएगा। और देखिए वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, और वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा हुई है, और आरजेडी कह रही है ये नीतीश की ढलान है और लालू के लाल का उफान है, लालू के लाल का करिश्मा देखेगा 14 नवंबर को पूरा इंडिया। उसमें एक लाइन में ऐड कर देना चाहता हूं जी, क्योंकि 14 नवंबर को बाल दिवस भी होता है ना जी, तो बाल दिवस पर बाल बुद्धि का बवाल आएगा, यह भी ध्यान कर लीजिएगा इसके आगे। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं, जो आप बात कहने का प्रयास कर रहे हैं ये तो पुराना स्टेटमेंट है जिसके बारे में वो स्पष्टीकरण दे चुके हैं, मगर मैं तो साथ रहते हुए बोलता हूं। अखिलेश अफसर पूरी बात अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहते हुए बोला है मध्य प्रदेश चुनाव में, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस से संभल के रहना। मुलायम सिंह यादव जी का वीडियो अवेलेबल है, कांग्रेस बहुत खतरनाक पार्टी है, सीबीआई लगा के जेल में भेज देती है। और कांग्रेस ने गठबंधन में रहते हुए मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने कहा अखिलेश वखलेश छोड़ो। भाई साहब आप तो साथ में रहते हुए क्या क्या नवाजे गए हैं या नवाजी से करम हुई है एक दूसरे के ऊपर। आपकी क्या पास क्या है? लालू का लाल आएगा बोला गया, सारा सार इसी में है। लालू हो या सोनिया जी हो, सबको अपने अपने लाल की पड़ी है, देश के विकास की किसी को नहीं पड़ी है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2047 तक देश का विकास होगा और विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं कहता हूं आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हो अपने दिल पे हाथ रख के पूछें, क्या सोनिया जी लालू जी ये चाहते हैं? वो कहें नहीं 47 तक अगर कुछ हो पाए तो हमार बिटवा, हमार बिटिया। और ये भी मजे की बात है, ये लालू का कौन सा वाला लाल आएगा? हाँ, एक लाल उधर है, एक लाल इधर है, कौन सा वाला लाल दोनों आएगा? तरफ लाल खड़े हैं। तेजस्वी जी या तेज प्रताप जी? लेकिन तेजस्वी की बात कर रहे होंगे, लेकिन एक सवाल है। देखिए सोनिया जी को भी अपने लाल की चिंता है, लालू जी को भी अपने लाल की चिंता है, उद्धव जी को भी अपने लाल की चिंता होगी, लेकिन इन लालों की चिंता कौन करेगा? देश के लालों की चिंता कौन करेगा? बिहार में अमित जी, बिहार में इन लालों की चिंता 20 साल से जिसने नहीं की, लेकिन अब लालू का लाल इन लालों की चिंता करेगा। अभी सुधांशु जी ने क्या बोला कि विकास के बारे में बात की। मैं सुधांशु जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, नीति आयोग का चेयरमैन ये लालू का कौन सा वाला लाल है? कहीं बवाल तो नहीं है? नहीं, कोई बवाल नहीं। तेजस्वी यादव उनका लाल है जो उप मुख्यमंत्री था, जिसने बिहार में विकास की गंगा बहाई। वैसे तो तेज प्रताप भी लाल है। आप सुनिए अमीर जी आपने मुझे समय दिया। हाँ बिल्कुल सर, आप ही। नीति आयोग का चेयरमैन कौन है सुधांशु जी बताइए? मैं लाल पे एक और बात नहीं, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? अभी पूरी बात सुनिए ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए सर। नहीं, आप पूरी बात। नीति आयोग लाल पर आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा हूं इनके लाल की स्थिति जानते क्या होने वाली 14 को? लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ओके, अभी सुधांशु जी ने कहा कि साहब बिहार में विकास हुआ है, हम लोग विकास की फिक्र नहीं करते हैं। अभी तो लाल पे बोला, आप सुनिए। अब लाल पे आप लाल पीले हो रहे हैं। इस बिहार प्रदेश के लालों के लाल को के विकास के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, यहां पर ये जो सारे लाल बैठे हुए हैं उन लालों के लिए लालू का लाल आएगा। और 20 साल से जो गुंडा राज चल रहा है बिहार में, जो दहशतगर्दी चल रही है, उसको खत्म करने के लिए बीजेपी कहती है लालू का लाल आएगा तो गुंडा राज का बवाल लाएगा। बिल्कुल नहीं आएगा बवाल। अब मैं बताता हूं आपको कैसे। सुनिए, मैं मनोज सिंह से और सतीश के सिंह से एक लाइन ले लेता हूं। मनोज सिंह, लालू का लाल आ सकता है बिहार के अंदर, ऐसी उम्मीदें जगी है, राजद कह रही है कि आ रहा है लालू का लाल। देखिए, सबसे बड़ा बात बोल रहे हैं अवनीश जी, जब हम लोग बिहार में घूम रहे थे, हम लोग तो डाटा कलेक्ट करते हैं और उस डाटा के आधार पर करते हैं। तो एक झोपड़ी में हम लोग बैठे हुए थे, कुछ महिलाएं बैठी हुई थी, तो हम लोगों को लगा कि ये नीतीश के वोटर हैं। जब हम लोग उन्होंने से कहा कि भाई इस बार का चुनाव में आप लोगों का क्या मूड दिखता है, तो महिलाओं ने कहा कि मूड तो अच्छा है। हम लोग कहा कि भाई महागठबंधन वाले तो बोल रहे हैं कि नीतीश जी का तो ऊपर से काम ही नहीं कर रहा, दिमाग नहीं कर रहा, कहें कि वो 74 साल के हो गए, काम नहीं कर रहा, जो 50 साल का है उसका नहीं काम कर रहा, तो क्या करें? ओके, तो अब सोचिए कि इस तरह के कमेंट लोग करते हैं कि एक युवा भी इस तरीके से गड़बड़ कर सकता है। तो जो SIR का बात अभी आप कर रहे थे, तो एक चीज जान लीजिए कि वहां पे मुद्दा नहीं बनने के 2 कारण थे।
जिस तरीके से बताया जा रहा था महागठबंधन से कि मुसलमानों का SIR मुद्दा नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, और उसके कारण भी है। जैसे मैं ये सारे भी बच्चे बैठे हैं और मैं बिहारी खुद खड़ा हुआ यहाँ पे, मेरे घर से 12 लोगों का नाम कटा और हम 12 के 12 लोग आए हुए दिल्ली में। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, मैंने तो कोई आंदोलन नहीं किया, मैंने तो कोई विरोध नहीं किया। कर वो रहे हैं, लेकिन मेरे नाम पे वोट पड़ते थे, किसको पड़ते थे मुझे नहीं पता। मैंने इलेक्शन कमीशन में भी डाल रखा था कि भाई मेरे नाम को हटा दिया जाए, लेकिन वो हटते नहीं थे। ये मुद्दे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा 3 महीने पहले, इलेक्शन के 6 महीने पहले से जिस प्रकार से तेजस्वी ने अपने इमेज को किया, राहुल गांधी ने आकर उनके सत्ता को छीना है। ओके, आप सतीश सिंह ये मानते हैं राहुल गांधी ने आकर लालू के लाल की सत्ता को छीना है, या फिर हायर वोटिंग टर्नआउट कई पॉलिटिकल पंडित मान रहे हैं राजद के लिए पॉजिटिव जा सकता है? देखिए, आजकल पॉलिटिकल पंडित क्या मानते हैं ये तो पता नहीं चलता। इलेक्शन कमीशन का जो पंडित मानता है वो सच्ची बात वो है, पता नहीं वो क्या निकल जाए, कुछ नहीं कह सकते। तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना मुझे, मैं लाल शब्द पे ही टिप्पणी करना चाहता हूं। जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी अभिलाषा थी कि उनका मुख्यमंत्री बैठ जाए, लेकिन बिहार के असली लाल ने एनडीए में होते हुए इनके बीजेपी के जो मंसूबे थे उसकी लंका लगा दी। मैं कहूंगा कि बिहार का असली लाल यहां नीतीश कुमार है, तो ये समझ लीजिए। अब सुधांशु जी घुसपैठिया, सारे लोग घुसपैठिया, प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया, अमित शाह घुसपैठिया बोलते रहते हैं। हमने तो सुना है कि इस बार जो वहां पर ये हुआ SIR, सिर्फ 390 घुसपैठिया मिले, 390। और जहां तक घुसपैठियों को हटाने की बात हो तो सुधांशु जी की सरकार का रिपोर्ट 11 साल का शायद 11,000 है। ओके, सुधांशु जी जवाब इस बात का जवाब देना चाहता हूं। मजे की बात यह है कि सतीश के सिंह जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये जो जितने लाख गायब हुए हैं उनमें से कोई आके खड़ा नहीं हो रहा है कि मेरा वोट कटा है। वो क्या है, रहस्य यही है, और वही तिलमिलाहट है सबके अंदर। ये होता घुसपैठिया, कोई आके कहता मैं घुसपैठियों में वोट देने आया हूं। सब ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हो के ऐसी बचकानी बात नहीं करनी चाहिए। जो वो होता वो किसी दूसरे के नाम पे, जैसे आपने बताया 12 वोट वहां है, जाके चुपचाप डाला हो। अब जब वो वोट कट गए, अब वो घुसपैठिए घर बैठ गए। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति कोई आपके घर की कॉल बेल बजा के नहीं आता है कि आप कहें कि देखिए साहब मुझे तो पता ही नहीं था। इसीलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि जो ये बात है, मगर फिर भी मैं एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं, विपक्ष में 55 साल का तो युवा कहलाता है, 70 साल की बंगाल की बेटी है, 70 साल की दलित की बेटी है और 74 साल का बुजुर्ग है। ये थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आता है क्या? ये लॉजिक समझ में आता है क्या? और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के, जो युवा वर्ग है अपने अपने दिल पे हाथ रख के कहे कि तेजस्वी यादव जी और राहुल जी, इनमें से किसमें किसको आपको लगता है कि उनमें इतनी योग्यता थी, अगर राजनीति में नहीं होते तो कोई अच्छी नौकरी पा गए होते? अगर थी तो उनकी बात पे यकीन करिए, नहीं तो जो खुद ना पा पाया वो दूसरे को बता रहा है कि साहब मैं करके दिखा दूंगा। जिसे एक पुराना फिल्म का डायलॉग था, सुनिए, एक पुराना फिल्म का डायलॉग था जिसमें एक नेता कहता हिसाब किताब हम तुम्हारा पूरा कर देंगे। तो उसमें तो वैसे जमात दूसरी थी, मगर मैं यहां बोले देता हूं उस फिल्म के डायलॉग को थोड़ा परिवर्तित करके, अरे आप क्या हिसाब किताब करेंगे तेजस्वी जी, हिसाब तो जनता करेगी, और किताब आपके हाथ से नवीन जमात में छूट गई थी। ओके, ये क्या आपको लगता है ये विषय बन रहा है? और आपको लगता है जिस तरह से कांग्रेस के एक सीएम ने बोला कि कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस, क्या इसका क्या ये पूरा का पूरा ऑपोजिशन पे चिपक रहा है? नहीं, देखिए अमीर जी, अगर मेरा वो बयान होता, ये हमारी पार्टी का बयान होता, तो हम बोलते कि समाजवादी पार्टी इज फॉर द यूथ एंड यूथ इज फॉर समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी इज फॉर पिछड़ा एंड पिछड़ा इज फॉर समाजवादी पर वहां पे बोला गया मुसलमान के लिए। अब सुनिए, लेकिन आज की तारीख में रेवंत रेड्डी जी ने क्यों बोला होगा, भाई उन्होंने बोला तो मैं उसकी व्याख्या कर सकता हूं। ये इसलिए उन्होंने बोला होगा क्योंकि जब इनका एक मंत्री महाराष्ट्र में ये बोलता है, क्योंकि महाराष्ट्र कर्नाटक लगभग आसपास हैं, कि हम मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे, इनके मंत्री, और उसके बाद में नीलेश राणे जो है वो मंत्री बना दी जाते हैं। इनके कपिल मिश्रा जी, जिनको हाईकोर्ट फटकार लगाती है और हाईकोर्ट ये बोलती है कि उन्होंने जबरदस्ती पाकिस्तान का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि पॉलिटिकल बेनिफिट हो, और उसके बाद में ये मंत्री बनाते हैं किस चीज का? लॉ एंड जस्टिस का। तो जब मुसलमानों के खिलाफ इनके मंत्री, इनके विधायक, बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, गिरिराज सिंह ने क्या कहा था? उन्होंने
कि मुझे नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए, पूरी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने नमक हराम बोल दिया था। तो अगर कांग्रेस ये बोलती है कि जिस कम्युनिटी को नमक हराम बोला जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे, जिनके मंत्री दंगे भड़का रहे हैं सड़क पर आकर के, अगर उनके लिए दो प्यार के शब्द बोल देते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक सेकंड, इस पे जवाब सुधांशु त्रिवेदी आपका जवाब, फिर सोमनाथ भारती एक बार जवाब देता हूं। इन्होंने कहा, किसी ने कहा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, कश्मीर में मंदिर में घुस के मारा। सुनो, कश्मीर में मंदिर में घुस के मारा, लेकिन मंत्री बनाया इन्होंने मंत्री बनाया। नहीं, ये बोले कश्मीर में मंदिर में घुस के मार दिया, कश्मीर में मंदिर में घुस के काट दिया, संभल में मंदिर में घुस के मार दिया, मल्लापुरम में मार दिया, दुबरी बरपेटा करीमगंज में मार दिया। देने वाले पे कुछ नहीं बोलते, देंगे पे बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं। तो मैं ये बात बताना चाहता हूं, मगर ये साहब, भाई साहब, आप थोड़ा संभल के बोलिए। वो आप वाला है जो ले जाना चाहते हैं। अगर रेवंत रेड्डी आप वाला मतलब आम आदमी पार्टी वाला? ना, वो तो सब एक ही वोट के तलबगार हैं। जैसे होता ना, एक ही मैं के तलबगार सारे बैठे हैं, तो वैसा ही होता है। भाई साहब, ये आपका है, वो जो ले गए थे कांग्रेस से आपने छीना है। अब रेवंत रेड्डी कहेगा कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, तो एमवाई का क्या होगा मेरे भाई? समझो, खतरा बहुत भयानक है। कारण क्या है कि मुसलमानों की स्थिति जानते क्या हो गई है? मुसलमान एक ऐसे लैला हो गए हैं जो कई आशिकों के बीच में फंस गई हैं। पहला क्या है? आशिक कौन है? कांग्रेस, जो कहती मैं तेरा आशिक पुराना तो देख, पहले तो मैं तेरे साथ था। फिर ये आते हैं, ये और राजद, वो कहते मेरा कारनामा तो देख, मैंने गोली चलवाई थी, मैंने अडवाणी जी को गिरफ्तार करवाया था। फिर एक आते हैं मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, वो कहते हैं कारनामा छोड़, पुराना छोड़, अरे खानदानी घराना देख, मेरा अपना घराना तो देख। तो एक कहावत है ना, रजिया फंस गई गुंडों में, मतलब मैं किसी पार्टी के लिए शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, वो आज मुसलमानों की हालत है। तो मुसलमानों की जो आप लोगों ने हालात की है, उसके लिए मैं एक लाइन कह दूं कि हकीकत में सेकुलर जमात ने जो किया है, किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा। ओके, शराफत अली को सेकुलर सियासत में मारा। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, समाजवादी पार्टी भी अपने आप को सेकुलर कहती है, लेकिन रेवंत रेड्डी का ये बयान क्या आपको सेकुलर दिखाई देता है? सोमनाथ भारती, दिल पे हाथ रख के ये बोलिएगा, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर है आप। देखिए, मैं तो ये सुनकर के बड़ा हैरान हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट एक सूबे के सीएम से आ रहा है। कांग्रेस के सीएम से इस प्रकार का स्टेटमेंट की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि भारत का संविधान सबके लिए है। भारत के संविधान में सब बराबर है, हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या। लेकिन इसके पीछे एक मानसिकता है, और मानसिकता यह है कि मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह यूज करने के लिए इन्होंने दशकों से मुस्लिम समाज को शिक्षा से वंचित रखा। उनको दशकों तक कौन शासन में रहा? ओके, सोमनाथ जी की बारी है, बोलिए। मैं कह दूं, कहिए हम तो सिर्फ 1.5 दशक शासक में रहे हैं। अब बताइए, दशकों तक जरा बताइए। देखिए, ये तो चोर के दाढ़े में तिनका हो गया। नहीं, दशकों तक मानिए आप सुधांशु जी, आधा दशक कौन रहा है? हम कह रहे हैं, रुकिए ना, हम कह रहे हैं। देखिए, क्या है कि जिस प्रकार से तेलंगाना सीएम ने बात कही, ये जाहिर करता है कि वो मुस्लिम समाज को वोट बैंक की तरह यूज करना चाहते हैं। और मैं अपने क्षेत्र से भी वाकिफ हूं, पूरे हिंदुस्तान से वाकिफ हूं, किस प्रकार से इन्होंने बहुत लंबे समय तक ना तो शिक्षा मुहैया कराया मुस्लिम समाज को कांग्रेस ने, ना उनको स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई, ना उनको सक्षम किया, ना नौकरियां दी। इस प्रकार से वो एक वोट बैंक को बिल्ड करने की बात करते हैं। लेकिन वही खुराक जो कांग्रेस सीएम ने दिया है, वो भाजपा को मिल जाता है। अब भाजपा एक बीच चुनाव में आ गया तो बीजेपी तो बिहार में इसको मुद्दा बना रही है। अपनी बात कर लूं, जी, उसी खुराक को भाजपा पकड़ लेती है। अब भाजपा वही खेल हिंदुओं के साथ खेलना चाहती है। ना स्कूल देगी, ना अस्पताल देगी, ना रोजगार देगी, ठीक है, और हिंदुओं को वोट बैंक की तरह बनाना चाहती है। एक ही पार्टी है हिंदुस्तान में जो शिक्षा की बात करता है, वो आम आदमी पार्टी है। आपके लिए कहा जाता है आप शीश महल देते हैं। पार्टी, देखिए, आम आदमी पार्टी ने सबके लिए स्कूल बनाया। जब यूएस की प्रेसिडेंट की पत्नी यहां आई तो आम आदमी पार्टी के बनाए स्कूल में गई। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और इसी कारण से जो भारत का संविधान की बेइज्जती भाजपा करता है, वही बेइज्जती कांग्रेस भी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, एक सेकंड। रेवंत रेड्डी का बयान सेकुलर सीएम का तो बयान नहीं है, आम आदमी पार्टी भी ये बात कह रही है। जवाब दीजिए इस बात। देखिए,
रेवंत रेड्डी का जो बयान है उसके लिए आप कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता से पूछ सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो या कोई और पर चीफ आप मिनिस्टर सबने हो, मुसलमानों का बुरा हाल किया है। सुनिए, यही आम आदमी पार्टी कह रही है। आप लोगों ने उसको वोट बैंक समझा है। बिल्कुल, बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक, महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना तक, मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। मुसलमानों को बीजेपी से डराओ, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देश में अगर सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों को किसी ने दिया है तो वो समाजवादी पार्टी ने दिया है। आज हमारे 111 के आसपास जो एमएलए जीते थे उसमें से लगभग 35 मुसलमान थे। हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एक बात बताइए, 35 मुसलमान को एमएलए जितवाकर मुसलमानों की शिक्षा बढ़ जाएगी? नहीं बताइए, मुसलमान की शिक्षा बढ़ जाएगी? अब सुनिए, 35 मुसलमान जितवाकर। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अरे सर, एक सेकंड, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। इन्होंने बोला तो मैं एक बयान, बिहार में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है, एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। जवाब दे और पिछले चुनाव में भी नहीं दिया था। और अमित शाह जी जवाब दे चुके हैं। एक सेकंड, जवाब दीजिए। सुनिए, अमित शाह जी जवाब दे चुके हैं, पहली बार नहीं हुआ, अनेक बार हमने नहीं दिया है। तो क्या यही इसलिए है? क्योंकि नहीं, तो यही आपका भी सेकुलरिज्म है। तो बोला सोमनाथ भारती ने कि बीजेपी और कांग्रेस का सेकुलरिज्म एक है, एक मुसलमानों की तरफ है, एक हिंदुओं की तरफ है। सुनिए, देश की तरफ कौन है फिर? चुनाव में टिकट दिया जाता है दो आधार पे, आप पार्टी के साथ पुराने जुड़े रहे हो और विनेबिलिटी। मगर जब सरकार में आए, हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया है। हिंदू हो या मुसलमान, सबको घर दिया है, सबको शौचालय दिया है, सबको नल दिया है, सबको वो दिया है। मगर इन्होंने जो किया, मैं एक बयान कोट करना चाहता हूं फराज साहब के लिए। पर सोमनाथ भारती ने बोला कि आपके यहां पर जो गाली देता है उसको प्रमोशन मिलता है। कपिल मिश्रा का नाम कोट किया इन्होंने। मैं अभी उदाहरण देना चाहता हूं गाली वाली बात पे। ये मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, लखनऊ कैंटोनमेंट विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मैंने अयोध्या में फायरिंग करके 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। मुसलमानों के लिए मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? मुलायम सिंह यादव जी, यह सेकुलर बयान है। 16 हिंदू मरवा, ये नहीं कहा फायरिंग में मर गए, मरने वालों में हिंदू कहा मरवा दिए थे, जबकि मरे तो सैकड़ों थे। ऑफिशियली सरकार, इनकी सरकार, 40 मर जाते तो गम नहीं था। और फिर क्या कहा जा रहा, उसको कहां से कनेक्ट किया जा रहा? मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? और उसके बाद वो लोग आके सेकुलर के ऊपर वो करते हैं। ये बताइए, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी की अदालतों में बम धमाके हुए 2007 में। उन आतंकवादियों पर केस विड्रॉ करने की कोशिश अखिलेश यादव की सरकार ने की, हाईकोर्ट की फटकार पड़ी, तब वो अपनी बात को विड्रॉ करने के लिए आए थे। जो इन्होंने बोला, इनके लिए मैं कहना चाहता हूं एक और बात। हमने कभी नहीं कहा हम मंदिर बनवाएंगे, हमने कहा मंदिर का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मंदिर बनवाएगा संत समाज और राम मंदिर समिति। मुलायम सिंह जी ने और कांग्रेस ने ओपनली कहा हम बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, जबकि ये सांप्रदायिक नहीं, ये मुस्लिम धर्म का मजाक है। क्योंकि इस्लाम के अनुसार कोई गैर मुस्लिम, यानी जो काफिर है, जो मुनाफिक है, वो मस्जिद तामील नहीं कर सकता। तो या तो बताएं मुलायम सिंह जी किस आधार पे बोल रहे थे, क्या वो इस लायक थे, वो अपने वो किस कैपेसिटी में बोल रहे थे। और लास्ट में इनके लिए, इनकी पार्टी के लिए इन्होंने तो बोला था, अरविंद केजरीवाल जी ने, याद है वीडियो, वक्फ बोर्ड की मीटिंग में जाके, अरे जब तक आपका बेटा यहां पे बैठा हुआ है दिल्ली सरकार में, चिंता मत करिए, वक्फ बोर्ड पे इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा, इतना पैसा होगा कि कुछ कम नहीं पड़ेगा। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा था शाहीन बाग हमारे दिल में है। और उसके बाद ये कहेंगे ये इनका सेक्युलर। और लास्ट में एक सेक्युलरिज्म की बात कहूं, हमने बनाया आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे व्यक्ति को, जो आज बिहार के गवर्नर में चैलेंज करके कहता हूं, जितने सेक्युलर जमात का कोई मुस्लिम नेता अगर उनसे किसी इस्लामिक स्क्रिप्चर पे बात कर सके। और उन्होंने राजीव गांधी सरकार में कैबिनेट मंत्री को कोट किया था। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी शाबानो केस में, तो राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर ने उनसे कहा तुम इस चक्कर में क्यों पड़े हो? उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि ये मुसलमानों के लिए बहुत रिग्रेसिव है, ये बहुत बुरी चीज है जो मुसलमानों के साथ होने जा रही। जानते उसने क्या बोला? मुसलमान अगर गटर में पड़े रहना चाहते हैं तो पड़े रहने दो, उनका वोट लो, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? यह राजीव गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर का बयान है, जो बिहार के राज्यपाल कोट कर चुके हैं, जो इन लोगों की असली मानसिकता दर्शाता है। ओके, सोमनाथ भारती बात का जवाब मुझे बताएं कि जिस शाहीन बाग की बात बार बार करते हैं, ये 20 के चुनाव के जस्ट पहले वो था और चुनाव के जस्ट बाद वो खत्म हो गया। भाजपा के पास ताकत थी पहले भी और बाद में भी। शाहीन बाग सिर्फ और सिर्फ भाजपा की क्रिएशन थी। शाहीन बाग भाजपा की क्रिएशन थी। भाजपा के पास कोई भी विजन नहीं है देश के लिए। जो बच्चे यहां बैठे हुए हैं, इनके नौकरी का विजन नहीं है, इनके शिक्षा का विजन नहीं है, इनको कब नौकरी मिलेगी उसका विजन नहीं है। लालू का लाल इनको नौकरी दे सकता है? लालू का लाल इनको नौकरी दे सकता है? अमीश जी, वो कहते हैं वो 9वीं पास है। देखिए,
अब कौन देखिए चौथी ये पढ़े पास लिखे है? व्यक्ति हैं, गलत निकल गया है अब मुंह से। कौन मार्च चौथी पास है? 2020 में हटाए, कोविड आने के बाद जब कौन- लॉकडाउन लग गया था, कौन सरासर चौथी झूठ पास बोल रहे है? हैं। कौन- Anybody can go and check- सबको check मालूम है that. सुधांशु जी किसका क्रिएशन था शाहीन बाग, सबको मालूम है। अरे किसका क्रिएशन था? दिल्ली का राइट, वो भी सबको शाहीन मालूम है। बाग था, उनका क्रिएशन जाते था। तो आपके दिल्ली नेता थे राइट, शाहीन बाग। अब्दुल्ला खां। दिल्ली राइट किसका क्रिएशन था? अरे जिसमें जिसके- हिंदू भी मरे, जिसके छत मुस्लिम पे भी मरे, गुलेल निकली थी। पुलिस इनके पास, जिसके छत पे पुलिस गुलेल इनके निकली पास, पुलिस इनके पास, फेलुअर लेकिन इनका। देखिए शाहीन बाग से मुझे याद आया, आप याद करिए तब कहा जाता था सीए के अंदर सर मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, एक भी मुसलमान की नागरिकता 5 नहीं सालों में लागू गई। हुए। एसआईआर के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, नहीं। लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। एक बात मैं बता दूं, एसआईआर के सतीश ऊपर जी को भी बोलने एसआईआर के दीजिए ऊपर 10 सेकंड, सतीश जी को सतीश भी जी 10 मौका दीजिए सेकंड, भाई। 10 सेकंड। आपको मालूम है जो घुसपैठिए की बात ये कर रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक भाजपा नेता को, बांग्लादेशियों को इलीगल तरीके से भारत घुसाने जी, में जी। बेल दिया है। ओके, मैं मालूम है जवाब देता आपको? हूं। सतीश ये कैसे? भाजपा है सतीश जो बांग्लादेशियों सिंह, को illegal क्या आपको तरीके से लगता है ये भारत में लाती है? तुष्टीकरण, ये जो तुष्टीकरण वाला कबूलनामा है, ये बिहार चुनावों में भारी पड़ेगा? जो रेवंत रेड्डी ने बोला और जो बीजेपी जिसको विषय बना रही है बार बार, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं, और रेवंत रेड्डी कह रही है कांग्रेस इज फॉर मुस्लिम्स एंड मुस्लिम्स आर फॉर कांग्रेस। देखिए, अगर रेवंत रेड्डी पर यह सवाल खड़ा किया जा रहा है तो एक मुख्यमंत्री इस देश में ऐसा भी है जो 80-20 का नारा देता है और बटोगे कटोगे का नारा देता है, वो बिहार में भी दे रहा है। ये सही है क्या? ये हाँ, सही एकदम है? सही है। नहीं, ये सही है क्या? वो पार्टी जो उस पार्टी को धिक्कार है, सुधांशु जी आपकी पार्टी को धिक्कार है कि जो देश के लिए लड़ने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बेटी कहा था। आप वो मंत्री आज बना हुआ है, वो मंत्री आज बना हुआ है, हटाइए उसको। हमारे वाले ने तो माफी मांगी, प्रोफेसर राम माफी नहीं, हटाओ, अरे उसको हटाओ, उसको हटा के दिखाओ ओके, तब कोई सवाल करना। आप कह रहे रेवंत रेड्डी को अगर आप कॉम्युनल मानते हो तो 80-20 और बटोगे कटोगे क्या मानते हो? इसमें मैं गंभीर बात बताता जी। हूं। आप इस समय वंदे मातरम के भी 150 साल जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा वंदे मातरम आपको पता है सबसे पहले कब गाया गया था? 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में, और उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम कहां आई? 1923 में, जब मोहम्मद अली जौहर, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि साहब हम वो उतर गए, जमीन से नीचे उतर गए, मगर उसके बाद भी गाना वाला गाता रहा। मगर 1937 में जिन्ना के विरोध के बाद जब कांग्रेस पीछे हटी, वही तुष्टीकरण का विचार आज तक है। और उन्होंने जो हिस्से हटाए वो क्या थे? भारत माता की जीवंतता के प्रतीक थे, जिसमें कहा था तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, कमला कमलदर विहारिणी, वीणा विद्यादायिनी, कमलाम अमलाम सुतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे। और जब आप ये कहते, उन्होंने कहा ये तो दुर्गा का प्रतीक है। हां, मैं कहना चाहता हूं, जब आप दुर्गा जी के प्रति कहते हैं तुम दुर्गा 10 प्रहर धारणी, तो पूरे देश से कैसे जुड़ते हैं? कलकत्ते की काली मां से जुड़ते हैं, कामाख्या जी से जुड़ते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी से जुड़ते हैं, मुंबई की मुंबा देवी से जुड़ते हैं, कन्याकुमारी से जुड़ते हैं, विंध्यवासिनी से जुड़ते हैं, वैष्णो देवी से जुड़ते हैं, और तो और हिंगलाज माता जो बलूचिस्तान में चली गई उनसे भी जुड़ते हैं, और ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ते हैं। इसलिए ये एक जीवंत राष्ट्र था। जो अंग्रेजों की मानसिकता वाले थे, जिनके लिए जमीन का टुकड़ा था, जिन्होंने टुकड़े को काट दिया, वो कभी इसको समझ ही नहीं सकते। ये वेदों के उस वाक्य से निकला जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। इसलिए मैं ये पंक्ति कह के समाप्त करता हूं। साहब सुनिए, हम जानते क्या कहते हैं? अरे मातु सिंह वाहिनी में द्वार पे खड़ा हूं, तेरे कवि का निभाऊं धर्म ऐसा वरदान दे, और ज्ञान दे कि गीत लिखूं लेखनी विकास पे वक्त पढ़ने पे बैरियों से युद्ध ठाने ले, और तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है। मां भारती के लिए कहते हैं तेरा हर रूप में अनुपमन भावन है, किंतु अभी आज तू प्रचंड रूप धार ले, और करना तुझी को है संहार देशद्रोहियों का, इसीलिए मां भवानी खप्पर सवार ले, और पाप के पुजारियों का करते हुए संहार, एक बार तेरा पुत्र भी तुझे निहार ले। ओके, जवाब, वंदे मातरम से क्या तकलीफ है? वंदे मातरम से क्या तकलीफ? अब सुनिए, अभी इन्होंने कुछ पंक्तियां सुनाई। आपके नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, क्या तकलीफ है? सर मैं आ रहा हूं, मैं उस पर आ रहा हूं। देखिए सुधांशु जी जब बात करते हैं मां भारती की, मां भारती के बारे में यह भी लिखा है कि उत्तरम यत् समुद्र से हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत् संतति। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जिसके दक्षिण में हिमालय है, जिसके दक्षिण में समुद्र है, और जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच में रहने वाले सब भारत मां की संतानें हैं। तो फिर 80-20 आप क्यों करते हैं? क्यों कहते हैं आपके मुसलमानों को हम घुस घुस करके मारेंगे?
बताइए अरे सुनिए, बिल्कुल सही कहा। दूसरी बात सुनिए। नहीं सुनिए, अब पूरी बात मेरी होने दीजिए, अब मेरी पूरी बात होने दीजिए। बोल लीजिए पूरी अभी बात। आपने वंदे मातरम की बात की, 1937 की बात की। अटल विचार मंच 25 दिसंबर 2024, अश्विनी चौबे जी का प्रोग्राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, किसका भजन है ये? किसने रुकवाया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। किसका भजन है? बोलिए किसका भजन है? गांधी जी का नहीं है, गांधी जी का भजन नहीं है ये। गांधी जी ने उसको चेंज किया। गांधी जी का सबसे प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रुकाया। बताइए लेकिन उस भजन को भी बदला गया। गांधी जी ने भजन को बदला। गांधी जी ने बोला रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये भजन कुछ और था। सुनिए, वो पूरा भजन ये था, रघुपति राघव राजा राम सुंदर मेघा शालिग्राम, और उसको रघुपति ईश्वर अल्लाह तेरो नाम करके बिरला मंदिर में गनवा दिया। औकात हो मस्जिद में गवा के दिखाओ ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, दिखाओ औकात है अगर किसी की। राहुल गांधी का है कि दिखा ले। मेरी औकात है। सुनिए, और दूसरी बात, इन्होंने एक झूठ बोला। इन्होंने कहा कि कोई हिंदू मस्जिद नहीं बनवा सकता। आप मस्जिद बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। मैं चुनौती देता हूं आपको। ये मस्जिद बनवा सकता है? नहीं, अभी आपने कहा था ना कि कोई काफिर। हाँ बिल्कुल, आप मौलाना से करवाइए, आप बनवाइए, मैं बनवाऊंगा। बताइए मुफ्ती का बनवाइए। अरे आप कौन है भाई? आपकी हैसियत औकात हो तो बनवाइए। आपने बोला था ना कि अगर औकात हो, मैं मुसलमान हूं, मैं बोल रहा हूं, आप बनवाइए। सुनिए, अब अनाउंस करिए। घबराइए नहीं, आप अनाउंस करिए। आपको बोल रहा, सुनिए, अनाउंस करिए। आप परेशान क्यों हैं? अनाउंस करिए। अरे सुनिए, आप कौन है? अनाउंस करिए। आप मुल्ला है, मौलवी है, हाफिज है, मुकर्रम है, क्या है वो? ये बोले ना कह रहे मुल्ला मौलवी से कहलवाओ। पर ये मस्जिद क्यों बनवाएंगे? लोगों के सर्टिफिकेट पर सुधांशु त्रिवेदी को मस्जिद मैं बनवाएंगे? जवाब दे रहा हूं, अब सुनिए, अब जवाब देता हूं। अब नहीं, सुनो, पर ये विषय अब मैं दूसरा और सुनिए, है। मैं जवाब देता हूं। सुनिए, और एक सुनिए, बात और है। अब बोल लूं मैं, अब बोल लूं। सुनिए, ये हलाल सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो काटा जाता है वो काटने वाला भी मुसलमान होना चाहिए, वरना पवित्र नहीं होता। तो मस्जिद कैसे पवित्र हो जाएगी? बोलो मेरे भाई, या कहो हलाल गलत है? बोलो। ये झूठ है। बोलो। ये झूठ है कि मस्जिद, ये झूठ है कि मस्जिद। अच्छा चलो सुनो, दूसरी बात सुनो। चलिए, मैं इससे नहीं पलटेंगे। ये या तो कहेंगे कि मैंने झूठ बोला। अरे भाई, मैं बिल्कुल, मैं कह रहा हूं, उदाहरण बताइए। न्यूज़ 18 के दर्शकों, या तो ये बोलेंगे कि चलिए मौलाना से कहलवाओ, या चलो उलेमा काउंसिल से कहलवाओ, उलेमा काउंसिल से कहलवाओ। बेकार की बात कर। आप कौन भाई? मैं मियां खामखा। अच्छा बताइए, अभी आप कह रहे हैं सुनिए, सरदर्द समान है। जब मुलायम सिंह ने कहा था मस्जिद बनवाऊंगा, कितनी ग्रोथ रेट थी देश की? बोलो, कितनी महंगाई रेट थी? बोलो, 13% महंगाई की रेट थी, सोना गिरवी रखा जा चुका था, और उस समय कह रहे थे मस्जिद बनवाएंगे, बेरोजगारी प्रचंड थी। क्या बात कर रहे हैं मेरे भाई? आज बिहार के 64% लोग इनकम 10,000 से कम है। बताइए 20 साल से किसकी सरकार है? बताइए 20 साल से किसकी? नीति आयोग बोलता है जिसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोले कि बिहार की पर कैपिटा इनकम इस देश की सबसे कम है? छत्तीसगढ़ की आधी और अब देखिए, मैं निवेदन करूंगा विषय पर विषयांतर हो। एक मिनट, बिहार के पर कैपिटा इनकम बोलिए, कितनी है पर कैपिटा इनकम? बोलो, 85,000, बोलो। अराउंड 85,000। और जब हमारी सरकार आई तब कितनी थी? बोलो भाई साहब, 6,900। देखो अपने आप मुंह से बोल रहा है। 6,900 से 85,000 हुई, फिर कह रहा सबसे कम। बोलो 6,900 दिख रही। बिहार का बजट 23,000 करोड़ था, 3,70,000 करोड़ है। 14 वर्ष से 24 इनकम में। अरे एक सेकंड फराज की भाई, एक मिनट रुकना पड़ेगा। आपको रुकना पड़ेगा। एक सेकंड, क्योंकि वंदे मातरम की बात हुई, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अबू आसिम आजमी आप ही की पार्टी के नेता हैं, मुंबई के चीफ हैं। रईस शेख आप ही की पार्टी के नेता हैं। इन दोनों ने विरोध करा है वंदे मातरम बोलने का। क्यों? अभी आप कह रहे हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। वंदे मातरम में क्या आपत्ति है? वो तो राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम में किसको आपत्ति होगी? है किसी को आपत्ति वंदे मातरम पे? जवाब दीजिए। नहीं, जवाब दे रहा हूं। जवाब दीजिए। अरे सर, और जवाब फिर आप कहते हैं हिंदू मुसलमान होता है चुनाव के अंदर। गांधी जी ने कहा था कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाखों लोगों को प्रेरित करने वाला गीत है। पॉइंट नंबर 1। लेकिन गांधी जी कुछ मानते थे कि इस गीत के कुछ हिस्से देवी दुर्गा के रूप में मां की आराधना वाला भाग कुछ लोगों की धार्मिक, बस यही तो सारी प्रॉब्लम की जड़ थी। यार ये सुनते नहीं, यही प्रॉब्लम की जड़ थी। देखिए ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अगर अबू आसिम साहब अगर एक बात बोल रहे हैं, उनकी एक राय है, मैं बताता हूं वंदे मातरम मेरी ये राय। अब सुनिए, लेकिन गांधी जी की भी उस पर एक राय थी। लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन है कि बच्चों को नौकरी दे दिए। अरे बच्चों को एक सेकंड बताइए, लॉ एंड ऑर्डर दे दिए। मत उलझाइए मंदिर मस्जिद में, मत उलझाइए। वंदे मातरम ना मंदिर है ना मस्जिद है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। कमाल की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है?
नाम बताइए। अरे अभी इंडोनेशिया के हम 20 बार सुन चुके हैं। आगे चलिए बढ़िए। इंडोनेशिया जनता भी है, सुन चुकी है। अब सुनिए, जनता 20 बार सुन चुकी है। अच्छा, ठीक है। सुना 20 बार सुने तो कान खोल के ध्यान दो, उससे बड़ा मुस्लिम बोलने लगे हैं। सुनिए, अमेरिका में, अरे बहुत इंडोनेशिया पुराना हो के गया भाई। पुराना क्या हो गया? बहुत पुराना हो गया। पुराना आगे आपका बढ़िए, हो नई गया। चीजें लाइए भाई। अरे आपकी बात रोजगार दीजिए। बोलो, हम क्या बोलने जा रहे हैं? बोलो रोजगार पुराना हो गया, दीजिए बोलो 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 अच्छा, एक रोजगार बात कितने है, दिए थे? अपनी बोलो ना क्या अपनी बोलने जा रहे हैं? बोलो अपनी बोलो। नहीं पता, पानी पीने लगे। अब मैं बताता हूं, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया की जो अमेरिका में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू, जाके नेट पे चेक करिएगा, उसके बाहर 11 फुट की देवी सरस्वती की मूर्ति लगी हुई है और उसके नीचे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी संस्कृति है, इसका इबादत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश को दुर्गा और सरस्वती को मानने में प्रॉब्लम नहीं है, पर ये उससे बड़ा मौलाना बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि इनको प्रॉब्लम है। तभी मैं पूछना चाहता हूं, कह रहा है? अबू आदमी कह रहा है, मैंने नहीं बोला। आदम खान ने बोला। अबू आसिम आजमी आपके नेता हैं, सवाल क्या है? सवाल क्या है? ओके, सवाल क्या है आपका? सवाल क्या है? नहीं, आपने बोला नहीं, ये बीच में ऑडियंस को बोलने दीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि हम पहली बात तो हम स्टूडेंट्स अपने हिसाब से, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम ले सकते हैं अपने जॉब्स, हिंदू मुस्लिम करके हमको नहीं चाहिए कोई जॉब। दूसरी बात ये जो आप दिखा रहे हैं कि मुस्लिमों पर इतना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप हिंदुओं पे ये सब थोप रहे हैं कि आप लोग ये हमारे साथ कर रहे हैं? ये क्या डेरिगेटरी ये नहीं है, ये डेरोगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। ओके, ये डेरिगेशन है हमारे हिंदुओं के ऊपर। फराज किद भाई, बार बार ये बोलना, देखिए ये तो इस देश के अंदर, अब देखिए ये देश आजाद हुआ, धर्म क्या, ये देश आजाद हुआ, उसके बाद धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ, धार्मिक आधार पर बंटवारा हुआ इस देश का। ओके, क्या सवाल है आपका? आप खड़े होकर पूछिए, क्या पॉइंट है आपका? सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें नहीं करते हैं बीजेपी, तो आप क्या शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें करके चुनाव जीतना चाहते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करके चुनाव जीतना चाहते हैं, सब चुनाव जीतना चाहते हैं। ओके, क्या सवाल है? वही हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो रहा। ओके, सर, राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं? सतीश केसरी, एसआईआर का विरोध क्यों करते हैं राहुल गांधी? ये तो अच्छा सवाल उनका है। अब देखिए, एसआईआर का किसी ने विरोध नहीं किया है, और मैं एक किसी ने संसद में, अरे सुनिए, अरे नहीं किया, आप संसद में प्रदर्शन किया, फोटो लगी, सब क्या? अरे भाई आप सुनिए ना, जिस तरह से जो आप लोग करवाते हैं, आपकी जो आनुषंगिक संगठन इलेक्शन कमीशन है, उसका विरोध है। कोर्ट में गए लोग, कोर्ट में इतना झूठ मत बोलिए। कोर्ट में आपने तो आधार ही नहीं माना। सतीश जी, आप बोल लीजिए। आपने मैं इनसे बहस करने के लिए तैयार। आधार माना क्या? जब आपको चाबुक लगा तब आपने आधार माना। आपको कोर्ट ने क्या कहा? कौन सा आधार माना? कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा आधार को नागरिकता का आधार कोर्ट ने भी नहीं माना। हमने भी यही कहा था, सिर्फ पहचान का आधार है, नागरिकता का आधार नहीं है। दिखाइए कोर्ट का आधार, जहां आधार लिखा हो। नहीं, सुधांशु जी बोलिए, अब दिखाइए, लेकिन मत बात गड़बड़ करते हैं। सुनिए, कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि नागरिकता पता लगाना ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। तो ये हमने कब कहा? हमने सिर्फ कहा डॉक्यूमेंट दिखाओ। लेकिन राहुल गांधी बिहार के चुनाव में हरियाणा के इलेक्शन की बात करके क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, अगर कहीं भी कोई सबूत पेश करता हो, दावा करता हो, फर्जी दावा करता हो, क्या हमारा हक, क्या हमारा फर्ज होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन का या भाजपा का? वेलकम बैक, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के पब्लिक डिबेट एडिशन में। वक्त है एक ब्रेकिंग स्टोरी का, एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा वार किया है। प्रधानमंत्री वोट चोरी करके पीएम बने हैं, बीजेपी वोट चोरी करती है, पीएम, गृह मंत्री, इलेक्शन कमीशन, संविधान पर चोट कर रहे हैं। हरियाणा में घपला हुआ और बिहार में घपला करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी के प्रधानमंत्री है। कांग्रेस कह रही है गद्दी छोड़नी पड़ेगी मोदी को। लेकिन राहुल, एक सेकंड, राहुल एक बात नहीं बोलते हैं, जो वोट चोरी दिल्ली में हुई उसको नहीं बोलते हैं वो। अच्छा, वो दिल्ली में साथ रहा, और दिल्ली में राहुल जी भी, मतलब जो जहां हार रहा है उसको लग रहा है वोट चोरी हो रहा है। सुनिए, और यही राहुल, जो स्टूडेंट जहां फेल हो रहा है उसी को वो लगता है वही मास्टर खराब है, कमजोरी है। कमजोरी है। देखिए, राहुल ने जो बोला इसमें कुछ भी नया नहीं है, वही घिसा पिटा पुराना। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी ने बोला है और जो ये लोग कह रहे हैं एसआईआर पे, एक बात तो साबित हो गई। ये 1.5-2 साल पहले कहते थे ईवीएम हैक्ड है, बटन कोई भी दबाओ वोट बीजेपी को जाता था, अब कहना छोड़ दिया। अगर तथाकथित रूप से हैक थी ईवीएम, तो किसी को वोटर लिस्ट में क्यों चेंज करना था? इसका मतलब वो आरोप झूठा था, मान लिया ना।
क्यों उठाना बंद कर दिया ईवीएम का मुद्दा? इलेक्शन कमीशन यानी ने- अगर तब आप एसआईआर उठा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्शन आपने कमीशन ईवीएम को हैकिंग हिम्मत के नहीं अपने देने की। आरोप को झूठा मान लिया। हकीकत ये है कि ये तब भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोल रहे आपको हैं। लगता है कि वोट चोरी हो अभी रही है? दिखा आपको दिया लोगों को लग रहा है? का वोट मैं जनता की राय ले, मैं जनता की राय ले, तो आपको लगता है वोट चोरी हो रही है? नहीं सर, अगर वोट चोरी हो रही होती तो सबसे पहले तो भाजपा की सरकार ही नहीं बनती। आप लोगों की अगर कर्नाटक में सरकार बन रही है, हिमाचल में सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में आप लोग गठबंधन करके सरकार में, और उमर अब्दुल्ला ने भी कह दिया है कि हम तो कांग्रेस को कुछ मानते नहीं है। सर ये कैसी वोट चोरी है? जहां आपकी सरकार बन रही है वहां तो ठीक है, सब ठीक है। और सर इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जिसको भी ईवीएम में दिक्कत है वो आओ। सौरभ भारद्वाज आए थे दिल्ली विधानसभा में पेचकस लेके, जब वो दिखा रहे थे देखो ऐसे वोट चोरी होते, कहाँ गए अब सौरभ भारद्वाज जी? ओके क्यों नहीं दिखाया सर फिर? ईवीएम, अच्छा एक बात बताइए, अगर एक आपको लगता है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री मोदी बने हैं? आपको क्या लगता है जब राहुल गांधी बोलते हैं वोट चोरी हो रही है तो आपके मन में ख्याल क्या आता है जब विपक्ष बोलता है? सर एक्चुअली क्या है कि जब हम अभी कुछ हुआ था भारत मंडपम में, उसमें ऐसा कहा था, मतलब 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए थे तब उन्होंने कहा था मैं डिजिटल इंडिया बनवाऊंगा, ठीक है। और आज हालत ऐसे है कि सच में डिजिटली इंडिया काम कर रही है। जी, जी, जी। सब कुछ तो कहीं ना कहीं जो चीज़ नरेंद्र मोदी जी ने कही है वो चीज़ उन्होंने करी है, तो वो अपने ऊपर वो जीते हैं। आप कोई कुछ कहना चाहता है वोट चोरी के मुद्दे के ऊपर? आप बोल चुके, आप क्या कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर अपना बयान क्यों नहीं देते हैं? उनको सरेआम वोट चोर कहा जा रहा है, तो उन पर वोट चोरी को लेकर के अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। पर गृह मंत्री ने बोला है, अमित प्रधानमंत्री ने बोला है। एक मिनट, मैं इसका तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं। पहली बात, कोई गंभीर बात कहता हो तो उसका जवाब दिया जाए। ये बताइए इन्होंने कहां से शुरू किया? हाँ, आप क्या कह रहे हैं? पूरा भारत बोल रहा है उन्हें वोट चोर, तो ये बात तो इंपॉर्टेंट है। तो सुनिए ना, सुनिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। इन्होंने चौकीदार चोर भी तो बोला था, फिर माफी मांगी थी। इन्होंने कहा राफेल को लेकर सरकार के ऊपर का भ्रम फैलाया, फिर इन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सेना खराब है, फिर इन्होंने बालाकोट में कहा एयरफोर्स खराब है, फिर ऑपरेशन सिंदूर में कहा डिफेंस सर्विसेज खराब है, फिर उन्होंने कहा एलआईसी के बारे में झूठ बोला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में झूठ बोला, सेबी के बारे में झूठ बोला, इलेक्शन कमीशन के बारे में झूठ बोला, कोविड वैक्सीन के बारे में झूठ बोला, राम मंदिर के मुहूर्त के बारे में झूठ बोला। तो भाई जो सर्टिफाइड झूठ बोलने वाला है वो भी सुप्रीम कोर्ट से उसकी बात का कहां तक जवाब दे। अब दूसरी बात सुनिए, अब मैं हर बार ही झूठ एक बोला मिनट तो एक मिनट एक मिनट सतीश जी ने बड़ी सच्ची बोली। सतीश जी ने बोला एक बारी तो मान लीजिए उसने सच बोला है। अब देखिए जिसने 9 बार झूठ बोला हो 10वीं बार कैसे माना जाए उसने सच बोला है? देखिए आप बताइए, आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा था जो हमेशा कहता था मास्टर खराब है, इसी की वजह से मैं फेल हो रहा हूं? था कोई ऐसा बच्चा? देखिए आप इसको मजाक में, मैं मजाक में नहीं, सीरियसली बोल रहा हूं। सुनिए ना, आपको मजाक क्यों लग रहा है? आप बोलने दीजिएगा तब ना। वो भी एक चोरी है, आप आवाज चोरी कर लेते हैं, बोलने दीजिए। अरे कमाल है, डबल माइक लगा है। एक सेकंड, इन्होंने बोला आवाज चोरी, 1 माइक 2 माइक 3 माइक, उसके बाद भी कह रहे हैं आवाज चोरी हो रहा है। ऐसे ही वोट चोरी हो रहा है। जैसे आपने प्रूव किया कि आवाज चोरी आप नहीं कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में ये सिद्ध कर दे, देश के प्रधानमंत्री सिद्ध कर दे कि राहुल गांधी पर देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये खाली देश विरोधी काम करता है, गलत चीजें लाता है, गलत प्रूफ लाता है। एक बार इसको शांत तो कर दो। अच्छा ठीक है बोला। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, सुनिए। पिछले 35 साल से कांग्रेस के साथ बिहार में क्या हो रहा? 1990 सीटें जीती 71, वोट मिला 24%, जमानत जब्त 103। 1995 सीटें जीती 29, वोट परसेंटेज घट के हो गया 16%, जमानत जब्त 167। सन 2000 सीटें जीती 29, वोट परसेंट आ गया 11 पे, जमानत जब्त 231। अब आइए साहब, 2005 कुल लड़ाई 58 सीट पे और उसमें 5% वोट पे आ गया और उसके बाद जमानत जब्त हो गई, उसके बाद भी 14 सीटों पे। अब आइए 2010 वोट परसेंटेज 8 पे आ गया, जीते 4, जमानत जब्त 216। अब सुनिए 2015 27 सीटें जीते, 6% वोट पे आ गया और लड़ाई 41 थे। सन 2020 लड़े कुल 70 सीट, जमानत जब्त 4, वोट परसेंट 9.5। ए भैया राहुल गांधी बता दो, 35 साल से ये तुम्हारा वोट ऐसे करके उड़ रहा है, वो कौन चोरी कर रहा था भाई? बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है महागठबंधन पर हमला बोला है, जंगल राज नहीं चाहते बिहार के लोग। आरजेडी और कांग्रेस नौकरी के नाम पर जमीन छीन लेती है, आरजेडी और कांग्रेस के लोग जमानत पर चल रहे हैं, जंगल राज वाले बच्चों को रंगदार बना रहे हैं, ये कहा है। इससे पहले कट्टे वाला बयान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं सीधा रुख करता हूं फराज खिलवाई, जब प्रधानमंत्री ने कट्टे वाला बयान दिया था तो
आरजेडी से लेकर ठीक है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने रिएक्ट किया था। अब कह रहे हैं कि जंगल राज आएगा अगर आप लोगों की सरकार आती है तो। आप जरा दिल थाम करके सुनिएगा। प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कट्टे। अभी 6 दिन पहले बिहार में एक एएसआई की हत्या हुई है। किस कट्टे से हत्या हुई है? पिछले 6 महीनों में 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हुई। किस कट्टे से हुई? प्रधानमंत्री जी बताइए, सुधांशु त्रिवेदी जी बताइए। आप बताइए। गोपाल खेमका की उनके घर के बाहर हत्या कर दी जाती है। एसएसपी साहब के बंगले से 200 मीटर दूर, केवल 200 मीटर दूर किस कट्टे से हत्या हुई थी? वो तो उस कट्टे की बात कर रहे हैं जो गाना चलाया जा रहा था। 36 वर्षीय चंदन मिश्रा जी आईसीयू में घुस करके छोटे बच्चे कट्टे के गाना गा रहे हैं राजद की रैली में। एक महिला पुलिसकर्मी का जो एग्जाम देने आई थी, उसका एम्बुलेंस में बलात्कार होता है। एम्बुलेंस में बलात्कार होता है। किस कट्टे की नोक पर बलात्कार हुआ? बताइए। आक्रोश सही है, आपका आक्रोश सही क्या है, बात कर रहे हैं आप? आपका आक्रोश सही है। हर हत्या पे इतना ही आक्रोश होना चाहिए। तो फिलहाल सीएनबी से आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट।